गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं प्रिंसी तिवारी, आपकी हिंदी टीचर, आज आपको पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है ल्हासा की ओर, जिसके राइटर हैं राहुल संकृत्यायन। राहुल जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और सन 1963 में इनका देहांत हो गया। बच्चों राहुल जी जो थे अनेक भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। बच्चों, यह यात्रा वृतांत है जो कि गद्य साहित्य की एक विधा है। लेसन 1 जब स्टार्ट हो रहा था तब मैंने आपको बताया था विधाओं के बारे में। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते से की थी। चूंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। भिखमंगे मतलब भिखारी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए लेखक ने इस रास्ते को मुख्य रास्ता भी बताया है। बच्चों, लेखक तिब्बत के बारे में बताते हैं कि जब तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल उठता ही नहीं है। वहाँ पे पर्दा प्रथा भी नहीं है और वहाँ की औरतें जो हैं पर्दा भी नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगो मतलब होता है भिखारी, को कोई घर में घुसने नहीं देता। वैसे तो हम भी नहीं देते हैं। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और जरूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पकाकर दे देगी। चाय का मतलब ये है चाय बनाने के लिए जो सामग्री लगती है वह। परित्यक्त चीनी किले से जब चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटें राहदारी देकर थोनला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। 2 चिटें कौन सी? ये दोनों चिटें क्या थी? जो जब जेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके हाथ की लिखी हुई चिट थी, राहदारी जिसे कहा जाता है, जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त से प्राप्त की थी। ठीक है। जब उस व्यक्ति ने उनसे रास्ता पार करते वक्त मांगा तो उन्होंने वो 2 चिटें निकाल के दे दी और इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा वो लिखी हुई थी, मजिस्ट्रेट के साइन थे, तो उन्होंने वो चीज ले ली और उन्हें पार करने के लिए कह दिया। बच्चों, थोडला तिब्बती सीमा का ही एक स्थान है जहाँ पर लेखक को पहुंचना था। लेखक को थोडला जाना था और थोडला के पहले कई सारे गांव पड़ते थे। उन्हें गांव के सबसे आखिरी गांव में जाना था और वे लोग वहां पहुंच गए थे। यहाँ जाकर उन्हें उनका मित्र मिला जिसका नाम था सुमति। सुमति एक मंगोल भिक्षु था तथा वह भिखारी के वेश में था। बच्चों, यहाँ पर सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे होने के कारण मतलब भिखारी होने के कारण वहाँ उन लोगों को ठहरने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भिखारी है और उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह कैसे मिल गई। बच्चों, लेखक बताते हैं कि 5 साल के बाद वह लोग इसी रास्ते से लौटे थे, लेकिन उस समय उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़े में उन्हें ठहरना पड़ा था, क्योंकि वह भिखारी नहीं थे बल्कि उस समय क्या थे, वह भद्र यात्री के भेष में थे। अब अगले दिन राहुल जी और सुमति जी को एक विकट डांडा थोंदला पार करना था। डांडा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता।
सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई मिल ही नहीं सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं और लूट लेते हैं। क्योंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, लेखक और सुमति दोनों, इसीलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। अब वह लोग आगे आगे चलने लगे, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी। पीठ पर सामान लादकर वो लोग कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। लेखक ने सुमति से कहा, यहाँ से रणखोर तक के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं और सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वह बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। आगे जाकर लेखक को एक घर से पूछने पर पता लगा कि रणखोर का रास्ता दाहिने वाला था। इसकी वजह से लेखक को बहुत देर हो गई और सुमति, जो उनके दोस्त थे, वो उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। जब वे पहुंचे, सुमति उनको देखकर बहुत नाराज हुई, लेकिन सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वे ठंडे भी हो जाते थे। रणखोर में वह अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले उन लोगों ने चाय और सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो सत्तू तो सब जानते ही होंगे, काफी लोगों ने खाया होगा। भुने हुए जो जौ और चना होता है उसका आटा, ठीक है। और थुक्पा मतलब होता है सत्तू या चावल के साथ मूली और हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है थुक्पा, ठीक है। अब वे लोग टिंगरी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम टिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत यजमान थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया। अब लेखक ने उन्हें मना क्यों किया? क्योंकि लेखक ने सोचा कि यदि ये अपने यजमान के पास जाएंगे तो ये वहां पर हफ्ता भर लगा देंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें मना कर दिया और लिहाजा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन लोगों ने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वह पीठ पर अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडे लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया और लेखक को शेखर बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों मतलब बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिन्हें नमसे कहा जाता था, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। वहां एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थीं, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा। अब लेखक जो है वो तो पुस्तक पढ़ने में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उन्हें सुमति को कह दिया कि ठीक है। लेखक क्या हुआ, मान गए। दोपहर तक सुमति वापस आ गए, क्योंकि टिंडरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था। फिर उसके बाद दोनों ने अपना सामान अपनी पीठ पर उठाया और नमसे जो है भिक्षु, उनसे विदाई लेकर के वहां से चल दिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।